नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आज से 4000 साल पहले भी एक ऐसा शहर था जहां के लोग आज के करोड़पतियों से भी ज्यादा अमीर थे। एक ऐसा शहर जहां न कोई सोने की खदान थी, न ही कोई प्राकृतिक संसाधन, फिर भी वहां का हर दूसरा नागरिक धनवान था। हैरानी की बात यह है कि जिस मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट को हम आज के दौर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसे प्राचीन बेबीलोन के लोग मिट्टी की तख्तियों पर लिखकर पीढ़ियों से अमल में ला रहे थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉर्ज एस क्लैसन की वर्ल्ड फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के उन गुप्त रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर एक रथ बनाने वाला मामूली मजदूर उस दौर का सबसे अमीर इंसान बन गया। अगर आप भी अपनी खाली जेब से परेशान हैं और अमीर बनने का वो फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं जो सदियों से आजमाया हुआ और कभी फेल ना होने वाला है, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए चलते हैं प्राचीन बेबीलोन की उन गलियों में जहां दौलत के नियम लिखे गए थे। जॉर्ज एस क्लैसन द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की दुनिया में आपका स्वागत है। ये पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का वो नक्शा है जिसे सदियों पहले प्राचीन बेबीलोन के लोगों ने समझा था। तो चलिए समय के पीछे चलते हैं उस सुनहरे शहर बेबीलोन की गलियों में जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद था, और सुनते हैं अमीर बनने की वो कहानी जो आज भी उतनी ही सच है। प्राचीन बेबीलोन के वैभवशाली शहर में बंसिर नाम का एक रथ निर्माता रहता था। वो अपनी कार्यशाला की दीवार पर बहुत ही उदास बैठा था। उसके पीछे एक अधूरा बना हुआ रथ पड़ा था जिसे राजा के किसी अमीर सिपाही ने बनवाया था, लेकिन बंसिर का मन काम में नहीं लग रहा था। उसका दिमाग एक गहरी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त कोबी, जो एक संगीतकार था, वहां आया। कोबी ने देखा कि बंसिर काम नहीं कर रहा है, तो उसने सोचा कि शायद बंसिर के पास बहुत पैसे आ गए हैं और अब उसे काम करने की जरूरत नहीं है। कोबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, लगता है देवताओं ने तुम पर बहुत कृपा की है, तभी तुम इतने आराम से बैठे हो। अगर तुम्हारी जेब खनक रही है तो क्या तुम मुझे केवल 2 सिक्के उधार दे सकते हो? मैं आज रात की दावत के बाद लौटा दूंगा। बंसिर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दोस्त, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं यहाँ दीवार पर खाली हाथ नहीं बैठा होता। सच तो ये है कि मेरी जेब पूरी तरह खाली है। कोबी हैरान रह गया। उसने कहा, क्या तुम्हारी जेब खाली है और फिर भी तुम उस रथ को पूरा नहीं कर रहे? अगर तुम काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बंसिर ने जवाब दिया, यही तो मैं सोच रहा हूं कोबी। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। मैंने अपने जीवन में कितने ही बेहतरीन रथ बनाए हैं। तुमने अपनी वीणा पर न जाने कितने मधुर गीत गाए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें? क्या हम पूरी जिंदगी बस पेट भरने के लिए ही काम करते रहेंगे? बंसिर की यह बात कोबी के दिल को भी लग गई। उसने याद किया कि कैसे वो भी कल रात एक अमीर आदमी के घर वीणा बजाकर लौटा था, लेकिन उसके हाथ में बहुत कम पैसे आए थे। बंसिर ने आगे कहा, देखो कोबी, हम बेबीलोन में रहते हैं जो दुनिया का सबसे अमीर शहर है। यहाँ चारों तरफ सोना है, महल है और दौलत है, लेकिन उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हम गरीबी में जी रहे हैं। आखिर अमीर बनने का राज क्या है? क्या इसे सीखा जा सकता है? तभी कोबी को अपने एक पुराने दोस्त की याद आई। उसने कहा, बंसिर, शायद हम अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अमीर बनने का तरीका ही नहीं पता। मुझे अपने पुराने दोस्त अरकाद की याद आ रही है। सुना है कि वो आज पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बन चुका है। यहाँ तक कि राजा भी खजाने की कमी होने पर उससे सलाह लेता है। लेकिन अरकाद तो हमारे साथ ही पढ़ता था, हमारे साथ ही खेलता था। वो न तो हमसे ज्यादा होशियार था और न ही हमसे ज्यादा मेहनती। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सोने के सिक्कों में खेल रहा है और हम 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? बंसिर की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर अरकाद को अमीर बनने का रहस्य पता है तो हमें उसके पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। आओ, हम अपने कुछ और दोस्तों को भी साथ लेते हैं और अरकाद के पास चलते हैं। अगले दिन बंसिर, कोबी और उनके कुछ बचपन के दोस्त अरकाद के विशाल महल में पहुंचे। अरकाद अपने आलीशान कक्ष में बैठा था। उसने अपने पुराने दोस्तों का दिल खोलकर स्वागत किया। बंसिर ने हिचकिचाते हुए पूछा, अरकाद, हम सब एक ही जगह पले बढ़े, हमने एक ही गुरु से शिक्षा ली। जवानी में हम सब एक जैसे थे। हमने भी उतनी ही मेहनत की जितनी तुमने की। फिर ऐसा क्यों है कि आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? तुम्हारे पास हर सुख सुविधा है, अच्छे कपड़े हैं, बेहतरीन भोजन है और हम अपने परिवारों का पेट भरने के लिए भी
भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या किस्मत ने सिर्फ तुम्हें ही चुना है? अरकाद मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई घमंड नहीं था। उसने कहा, मेरे दोस्तों, अगर जवानी के उन दिनों से लेकर अब तक तुम लोग बस गुजारा ही कर पाए हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने दौलत कमाने के असली नियमों को या तो सीखा नहीं या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। जवानी में मैं भी तुम लोगों जैसा ही था, एक साधारण लिखने वाला स्क्राइब। मुझे दिन रात मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का काम करना था। मुझे भी बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन मेरी जेब हमेशा खाली रहती थी। अरकाद ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उसने बताया कि एक दिन अलगामिश नाम का एक बहुत अमीर साहूकार मेरे पास आया। उसने मुझे एक बहुत मुश्किल कानून की नकल तैयार करने का काम दिया और कहा कि अगर मैं इसे 2 दिन में पूरा कर दूं तो वो मुझे तांबे के सिक्के इनाम में देगा। मैंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन काम बहुत ज्यादा था। जब अलगामिश वापस आया तो काम पूरा नहीं हुआ। वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत करके उससे एक सौदा किया। मैंने कहा, अलगामिश, तुम बहुत अमीर हो। अगर तुम मुझे ये बता दो कि अमीर कैसे बनते हैं तो मैं पूरी रात जागकर तुम्हारा ये काम कल सुबह तक पूरा कर दूंगा। अलगामिश ने मेरी आंखों में सीखने की ललक देखी और वो मान गया। मैंने पूरी रात जागकर अपनी पीठ के दर्द को भूलकर वो काम पूरा किया। सुबह जब अलगामिश आया तो उसने देखा कि काम पूरा हो चुका है। उसने कहा, तुमने अपना वादा निभाया है बेटे, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूँ। अमीर बनने का रास्ता मुझे तब मिला जब मैंने ये तय किया कि मैं जो भी कमाता हूँ उसका एक हिस्सा मुझे अपने पास रखना ही होगा। A part of all you earn is yours to keep. बंसिर और कोबी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बंसिर ने पूछा, बस इतना ही? लेकिन अरकाद, हम जो कमाते हैं वो सब हमारा ही तो होता है। अरकाद जोर से हंसा और बोला, नहीं दोस्त, तुम गलत सोचते हो। क्या तुम कपड़े वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम चप्पल वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम खाने के लिए पैसे नहीं देते? तुम अपनी कमाई का पैसा सबको बांट देते हो, सिवाय अपने आप के। तुम दूसरों के लिए काम करते हो। अगर तुम 10 सिक्के कमाते हो और 10 के 10 खर्च कर देते हो तो तुम्हारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं। अलगामिश ने मुझे सिखाया था कि अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% अलग रख लो और उसे कभी खर्च ना करो तो धीरे धीरे वो धन बढ़ता जाएगा। हर 10 सिक्कों में से एक सिक्का तुम्हारे पास रहना चाहिए। ये वो बीज है जिससे धन का पेड़ उगता है। जितनी जल्दी तुम ये बीज बोओगे उतनी ही जल्दी तुम उस पेड़ की छांव में बैठ पाओगे। मेरे दोस्तों, ये दौलत बनाने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जब मैंने ये करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बचे हुए 90% पैसों में भी वैसे ही गुजारा कर लेता था जैसे पहले करता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा जमा किया हुआ खजाना बढ़ता गया। और जब आपके पास पैसा जमा होता है तो वो पैसा आपके लिए गुलाम की तरह काम करता है। पैसे का बच्चा भी पैसा कमाता है। अरकाद की बातें सुनकर दोस्तों को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अरकाद ने उन्हें बताया कि केवल पैसा जमा करना काफी नहीं है, जमा किए हुए पैसे को काम पर लगाना भी आना चाहिए और उसे गलत जगह खोने से बचाना भी आना चाहिए। अरकाद ने कहा, जब मैंने कुछ पैसा जमा कर लिया तो मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दे दिया जो दूसरे देश जाकर कीमती रत्न खरीदने वाला था। मैंने सोचा कि हम उन रत्नों को यहाँ ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमाएंगे, लेकिन वो ईंट बनाने वाला रत्नों की परख नहीं रखता था। उसे धोखे से कांच के टुकड़े दे दिए गए और मेरी सारी जमा पूंजी डूब गई। तब अलगामिश ने मुझे दूसरा सबक सिखाया। उसने कहा, अगर तुम्हें सोने की परख करनी है तो सुनार के पास जाओ, ईंट वाले के पास नहीं। यानी अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो उस इंसान की सलाह लो जो उस काम का जानकार हो। अपनी जमा पूंजी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत दो जिसे उस व्यापार का अनुभव ना हो। अनुभवहीनता तुम्हारे धन को डुबो देगी। इस तरह अरकाद ने अपने दोस्तों को बताया कि दौलत कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित नियमों का परिणाम है। उसने उन्हें सिखाया कि अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ, उस बचत को समझदार लोगों की सलाह से इन्वेस्ट करो और अपने खर्चों को अपनी कमाई के अंदर ही रखो। अरकाद ने देखा कि उसके दोस्त अब उसकी बातों को गहराई से समझ रहे हैं। उसने उनसे कहा, अगर तुम लोग सच में अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें खाली पर्स के 7 इलाज सीखने होंगे। ये वो 7 तरीके हैं जो मैंने बेबीलोन के राजा के कहने पर पूरी प्रजा को सिखाए थे ताकि पूरा शहर अमीर बन सके। क्या तुम लोग उन 7 इलाजों के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे? अरकाद ने अपने दोस्तों के चेहरों पर सीखने की उत्सुकता देखी और अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने कहा कि जब बेबीलोन के राजा ने देखा कि शहर में मुट्ठी भर लोग अमीर हैं और बाकी जनता गरीबी में जी रही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या बेबीलोन को फिर से समृद्ध बनाने का कोई तरीका है। तब मैंने राजा के सामने उन 7 नियमों को रखा था जिन्हें आज दुनिया खाली पर्स के 7 इलाज के नाम से जानती है। पहला इलाज वही है जो मैंने तुम्हें अभी बताया,
अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। यानी तुम चाहे जो भी काम करते हो, हर 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 ही खर्च करो और एक सिक्का हमेशा सुरक्षित रख लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा बटुआ पहले से भारी होने लगा है और ये भारीपन तुम्हें एक अजीब सी खुशी और सुरक्षा का एहसास देगा। दूसरा इलाज है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। अरकाद ने एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई कि हमारी अनिवार्य ज़रूरतें हमेशा हमारी आय के बराबर बढ़ने की कोशिश करती हैं, जब तक कि हम उन्हें रोके नहीं। अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है और उनकी इच्छा क्या है। अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत मत समझो। अगर तुम अपनी हर इच्छा पूरी करने लगोगे तो चाहे तुम कितना भी कमा लो, तुम्हारा पैसा हमेशा कम ही पड़ेगा। इसलिए एक बजट बनाओ और सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करो जो वास्तव में ज़रूरी हैं, ताकि तुम्हारा वो 10वां हिस्सा कभी प्रभावित ना हो। तीसरा इलाज है अपने स्वर्ण को कई गुना बढ़ाना। अरकाद ने चमकती आंखों से कहा कि बटुए में रखा सोना सिर्फ मन को तसल्ली देता है, लेकिन वो असल दौलत तब बनता है जब वो काम पर लगता है। तुम्हारी बचत एक बीज की तरह है। उस बीज को बोना सीखो ताकि वो एक फल देने वाला पेड़ बने। तुम्हारा हर सिक्का एक मजदूर की तरह होना चाहिए जो तुम्हारे लिए और सिक्के कमा कर लाए। जब तुम्हारी बचत से होने वाली कमाई यानी ब्याज या मुनाफा फिर से निवेश की जाती है तो वो कंपाउंडिंग की शक्ति बन जाती है और तुम्हारी दौलत बिना तुम्हारी मेहनत के बढ़ने लगती है। चौथा इलाज है अपने खजाने को नुकसान से बचाना। अरकाद ने गंभीरता से कहा कि निवेश करते समय पहली प्राथमिकता मूलधन की सुरक्षा होनी चाहिए। जल्दी अमीर बनने के लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई को किसी जोखिम भरे काम में मत लगाओ। सुनहरे सपने दिखाने वाले ठगों से बचो। निवेश करने से पहले उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सलाह लो। अगर तुम किसी को कर्ज दे रहे हो तो ये पक्का कर लो कि उसके पास उसे चुकाने की क्षमता है। सुरक्षा के बिना निवेश करना जुए खेलने जैसा है और जुए में अक्सर हार ही मिलती है। पांचवा इलाज है अपने निवास को एक लाभदायक निवेश बनाना। अरकाद का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने खुद के घर का मालिक होना चाहिए। जब तुम किसी मकान मालिक को किराया देते हो तो वो पैसा कभी वापस नहीं आता, लेकिन अगर तुम अपना घर बना लेते हो तो वही पैसा तुम्हारी संपत्ति बन जाता है। एक अपना घर होने से न केवल परिवार को सुरक्षा मिलती है, बल्कि इंसान का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वो बाकी कामों में बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। छठा इलाज है भविष्य की आय सुनिश्चित करना। अरकाद ने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा की ओर इशारा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को उस समय के लिए तैयारी करनी चाहिए जब वो काम करने के लायक नहीं रहेगा। आज जब तुम जवान हो और कमा सकते हो तो कुछ ऐसा निवेश करो जो सालों बाद भी तुम्हें नियमित आय देता रहे। ये तुम्हारे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होगा, ताकि तुम्हारे ना रहने पर भी उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण इलाज है अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाना। अरकाद ने समझाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम खुद हो। अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्किल और अपनी बुद्धि को बढ़ाना होगा। जो इंसान अपने काम में निपुण होता है उसे हमेशा बेहतर अवसर मिलते हैं। नया हुनर सीखो, ज्यादा जानकारी जुटाओ और खुद को और बेहतर बनाओ। इच्छा करना एक बात है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के काबिल बनना दूसरी बात है। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना ही अधिक तुम कमाओगे। अरकाद की ये बातें सुनकर बंसिर और उसके दोस्त मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक विज्ञान है। लेकिन तभी बंसिर के मन में एक शंका उठी। उसने पूछा, अरकाद ये नियम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या किस्मत का इसमें कोई हाथ नहीं होता? हमने सुना है कि सौभाग्य की देवी जिस पर मेहरबान होती है वो रातों रात अमीर बन जाता है। अरकाद मुस्कुराया और बोला, दोस्त, सौभाग्य की देवी किसी आलसी इंसान के पास नहीं आती। वो केवल उन लोगों पर मुस्कुराती है जो अवसर का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। सौभाग्य अक्सर उन लोगों के पास आता है जो तुरंत निर्णय लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। जो लोग टाल मटोल करते हैं और सही समय का इंतजार करते रहते हैं, सौभाग्य उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। अमीर बनने के लिए सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है, उन पर कर्म करना जरूरी है। अरकाद की ये बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया था। हर कोई उन रहस्यों को अपने भीतर उतार रहा था। तभी अरकाद ने एक पुरानी और जर्जर दिखने वाली मिट्टी की तख्ती उठाई और कहा, मेरे दोस्तों, मेरे पास एक और अनमोल खजाना है। ये कहानी मेरे बेटे नोमासेर की है।
जब वो बड़ा हुआ तो मैंने उसे विरासत देने से पहले एक परीक्षा ली। मैंने उसे सोने से भरा एक थैला दिया और साथ ही मिट्टी की एक तख्ती दी जिस पर स्वर्ण के 5 नियम लिखे थे। मैंने उससे कहा कि 10 साल बाद वापस आना और मुझे बताना कि तुमने क्या हासिल किया। जब नोमासिर वापस आया तो उसने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि शुरुआत में उसने उन नियमों वाली तख्ती पर ध्यान नहीं दिया और सोने के सिक्कों को अपनी सुख सुविधाओं और गलत व्यापारों में खर्च कर दिया। उसे लगा कि सोना ही उसकी ताकत है, लेकिन जब उसकी जेब खाली होने लगी तब उसने उस तख्ती को पढ़ा। उन 5 नियमों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अरकाद ने गहरी आवाज में उन नियमों को दोहराना शुरू किया ताकि बंसिर और कॉबी उन्हें हमेशा के लिए याद कर सकें। स्वर्ण का पहला नियम कहता है कि सोना उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए अलग रखता है। ये नियम केवल शुरुआत है जो एक अनुशासन पैदा करता है। स्वर्ण का दूसरा नियम यह है कि सोना उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से और संतोषजनक ढंग से काम करता है जो इसके लिए कोई लाभदायक निवेश ढूंढता है। अगर सोने को सही काम पर लगाया जाए तो ये खेतों में चरने वाले झुंडों की तरह बढ़ता जाता है। स्वर्ण का तीसरा नियम बताता है कि सोना सुरक्षित उस मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश केवल उन लोगों की सलाह पर करता है जो धन के प्रबंधन में बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं। बिना सलाह के किया गया निवेश हाथ आए सोने को भी छीन लेता है। स्वर्ण का चौथा नियम चेतावनी देता है कि सोना उस आदमी के हाथ से निकल जाता है जो इसे उन व्यवसायों या उद्देश्यों में निवेश करता है जिससे वो खुद परिचित नहीं है या जो उन लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते जो इसके रख रखाव में माहिर हैं। अपनी जानकारी की कमी को दूसरों के अनुभव से पूरा करना ही बुद्धिमानी है। स्वर्ण का 5वां नियम सबसे कठोर है। सोना उस आदमी से दूर भागता है जो इसे असंभव और काल्पनिक कमाई के लालच में लगाता है या जो जालसाजों और ठगों की लुभावनी सलाह पर भरोसा करता है या जो अपनी खुद की अनुभवहीन और रोमानी इच्छाओं पर भरोसा करता है। जो लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं, सोना उनसे उतनी ही तेजी से दूर भागता है। अरकाद ने अपने दोस्तों की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे बेटे ने इन नियमों को तब समझा जब उसने अपना सारा सोना खो दिया था, लेकिन इन नियमों की शक्ति ऐसी थी कि उसने अपनी मेहनत और सही सलाह से उस खोए हुए सोने से कहीं अधिक धन वापस कमा लिया। याद रखो, सोना केवल उन लोगों के पास टिकता है जो इसके स्वभाव का सम्मान करते हैं। बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत हैं और वो सदियों से दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रही हैं, लेकिन एक इंसान की असली सुरक्षा उसके पास मौजूद धन का ज्ञान है। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, बंसिर और कॉबी को महसूस हुआ कि अब वो पुराने लोग नहीं रहे जो सुबह अरकाद के महल में आए थे। उनके पास अब सिर्फ इच्छाएं नहीं थीं, बल्कि एक ठोस योजना थी। उन्होंने समझ लिया था कि कर्ज एक ऐसा गड्ढा है जिसे केवल ईमानदारी और कड़े परिश्रम से भरा जा सकता है। अरकाद ने उन्हें यह भी सिखाया कि बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बनने के सफर में इंसान का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुम कर्ज में हो तो अपनी कमाई का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाओ, 10% खुद के लिए बचाओ और बाकी 70% में अपना गुजारा करो। ये रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन ये सम्मान और अमीरी की ओर ले जाने वाला एकमात्र निश्चित मार्ग है। शहर की मशालें जलने लगी थीं और अरकाद की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। बेबीलोन की गलियों में चलते हुए बंसिर ने कॉबी का हाथ थामा और कहा, दोस्त, आज से हमारा संघर्ष खत्म हुआ और हमारी समृद्धि की यात्रा शुरू हुई। दबसर की ये योजना देखकर उसके लेनदार हैरान रह गए। पहले तो उन्हें लगा कि 20% बहुत कम है, लेकिन जब हर महीने नियमित रूप से उनके पास पैसा पहुंचने लगा तो उनका गुस्सा सम्मान में बदल गया। दबसर ने सिखाया कि कर्ज चुकाने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को भूखा मार लें, बल्कि ये है कि आप एक अनुशासन के साथ धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा वापस पाएं। अरकाद के महल की खिड़की से बाहर देखते हुए बंसिर ने महसूस किया कि धन केवल सिक्कों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा है जो सही नियमों का पालन करने वाले के पास खींची चली आती है। अरकाद ने आगे बताया कि बेबीलोन के स्वर्ण ऋणदाता मनी लेंडर मथौन के पास भी एक अद्भुत ज्ञान था। मथौन कहता था कि यदि तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे इस तरह मत करो कि उसकी मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाए। मदद ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को आत्मनिर्भर बनाए, ना कि उसे और अधिक कर्ज के जाल में ढकेले। जैसे जैसे रात गहराती गई, अरकाद ने अपने दोस्तों को एक आखिरी लेकिन सबसे गहरी बात बताई। उसने कहा कि बेबीलोन की असली ताकत उसके सोने में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की काम करने की इच्छा शक्ति में है। जो व्यक्ति काम को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेता है, उसे भाग्य की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। काम ही वो सीढ़ी है जिससे इंसान अपनी गरीबी की खाई से बाहर निकलता है।
अरकाद ने बंसिर की आंखों में झांकते हुए कहा, बंसिर, तुम एक बेहतरीन रथ निर्माता हो। जब तुम रथ बनाते हो तो ये मत सोचो कि तुम सिर्फ लकड़ी और लोहे को जोड़ रहे हो, बल्कि ये सोचो कि तुम राजा के गौरव के लिए एक उत्कृष्ट कलाकृति बना रहे हो। जब काम में परफेक्शन आता है तो धन उसका पीछा करता हुआ खुद आता है। ये शब्द सुनकर बंसिर के भीतर एक नया उत्साह भर गया। उसे याद आया कि कैसे वो पिछले कई महीनों से अपने काम को एक बोझ समझ रहा था। उसे समझ आया कि उसकी गरीबी का कारण उसका काम नहीं, बल्कि काम के प्रति उसका नजरिया और धन के प्रति उसकी अज्ञानता थी। कॉब्बी ने अपनी वीणा उठाई और एक मधुर तान छेड़ी, जो अब उदासी की नहीं बल्कि जीत की धुन लग रही थी। अरकाद ने मुस्कुराते हुए उन सब की विदाई की। जाते जाते उसने एक आखिरी सलाह दी, याद रखना, जो कुछ तुमने आज सुना है वो केवल ज्ञान है, लेकिन जो तुम कल सुबह सूरज निकलने पर करोगे वही तुम्हारी किस्मत लिखेगा। बेबीलोन की इन मजबूत दीवारों के भीतर हर व्यक्ति के पास अमीर बनने का समान अवसर है। बस शर्त यह है कि वो टाल मटोल के राक्षस को मार दे और आज से ही अपनी पहली बचत शुरू करे। बंसिर, कॉब्बी और उनके साथी जब महल के भारी दरवाजों से बाहर निकले तो ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। शहर अब भी सो रहा था, लेकिन उन सब के भीतर एक नया शहर जाग चुका था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर महीने मिलेंगे और अपनी प्रगति साझा करेंगे। वे समझ चुके थे कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लेसन की कल्पना मात्र नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है जिसे अपनाकर कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। बेबीलोन का वो सोना जिसकी चमक सदियों पहले फीकी पड़ गई थी, आज इन नियमों के रूप में फिर से चमक रहा था। बंसिर और कॉब्बी अब पूरी तरह बदल चुके थे। अरकाद की बातों ने उनके मन से उस धुंध को साफ कर दिया था जिसने उन्हें सालों से गरीबी के अंधेरे में कैद कर रखा था। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लेसन के लेखक जॉर्ज एस क्लेसन ने इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझाया है कि समृद्धि कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक चुनाव है। बंसिर को अब समझ आ गया था कि वो जो रथ बनाता था वे सिर्फ लकड़ी के ढांचे नहीं थे, बल्कि वे उसकी वित्तीय आज़ादी का जरिया थे। उसने तय किया कि अब वो अपनी कार्यशाला में वापस जाएगा और हर हथौड़े की चोट के साथ अपनी एक नई किस्मत गढ़ेगा। अरकाद ने अंत में एक ऐसी बात कही जो सदियों बाद भी हर इंसान के लिए उतनी ही सटीक है। उसने कहा कि बेबीलोन की भव्यता का असली कारण यहाँ के बड़े बड़े महल या सोने की दीवारें नहीं थीं, बल्कि यहाँ के आम नागरिकों का अनुशासन था। जब एक आम आदमी अपने खर्चों को अपनी आय के भीतर रखना सीख जाता है और अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करने लगता है, तो पूरा राष्ट्र समृद्ध हो जाता है। कॉब्बी ने अपनी वीणा को कसते हुए कहा कि अब वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बजाएगा, बल्कि वो अपने मंजीत को एक मूल्यवान सेवा बनाएगा और अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा स्वर्ण के उन नियमों के अनुसार सुरक्षित रखेगा। वे दोनों दोस्त बेबीलोन की शांत गलियों में चलते हुए अपने भविष्य की कल्पना कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इच्छा और दृढ़ संकल्प के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। इच्छा हर कोई करता है, लेकिन दृढ़ संकल्प केवल वही व्यक्ति दिखाता है जो आज के थोड़े से सुख को त्याग कर कल के बड़े साम्राज्य की नींव रखता है। अरकाद के उन 7 इलाजों और स्वर्ण के 5 नियमों ने उनके हाथों में एक ऐसी मशाल थमा दी थी जो कभी नहीं बुझ सकती। उन्होंने जान लिया था कि धन का पेड़ रातों रात नहीं उगता, बल्कि ये धैर्य और निरंतरता का परिणाम है। जॉर्ज एस क्लेसन की इस महान गाथा में ये साफ संदेश छिपा है कि परिस्थितियां कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा व्यवहार हमेशा हमारे हाथ में होता है। बंसिर ने कॉब्बी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, आज हमें वो मिल गया है जिसे दुनिया भर के राजा अपनी तलवारों से नहीं जीत पाए, ज्ञान और स्वयं पर नियंत्रण। बेबीलोन के आसमान पर चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था, जैसे वो भी नए संकल्पों का गवाह बन रहा हो। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा भविष्य, और वो अपार धन था जो केवल उन लोगों की प्रतीक्षा करता है जो उसके नियमों का पालन करना जानते हैं। बेबीलोन की उस ऐतिहासिक रात ने एक नई सुबह को जन्म दिया। जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा रचित इस अमर ग्रंथ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सार अब बंसिर और कॉब्बी के रक्त में दौड़ने लगा था। वे समझ चुके थे कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकाद कोई जादुई इंसान नहीं था, बल्कि वो केवल उन शाश्वत नियमों का प्रतीक था जो समय और भूगोल की सीमाओं से परे हैं। बंसिर अपनी कार्यशाला में वापस लौटा और उसने अपने जीवन के पहले तांबे के सिक्के को अलग मिट्टी के बर्तन में डाला। ये उसका वो 10वां हिस्सा था जो उसने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित किया था। महीने साल में बदले गए और बेबीलोन के लोगों ने एक चमत्कार देखा। जो बंसिर कभी कर्ज के बोझ से दबा रहता था, आज वो खुद दूसरों को काम दे रहा था। उसका रथ निर्माण का व्यापार अब केवल बेबीलोन ही नहीं, बल्कि दूर दराज के साम्राज्यों तक फैल गया था।
कॉब्बी का संगीत अब सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि उसने अपनी बचत को व्यापारिक जहाजों में निवेश किया था, जिससे उसे समुद्र पार के व्यापार का मुनाफा मिलने लगा था। उन्होंने अरकाद की उस सीख को कभी नहीं भुलाया कि धन एक वृक्ष की तरह है, जिसे सींचने के लिए धैर्य और खाद के रूप में अनुशासन की जरूरत होती है। समय के साथ बेबीलोन के मिट्टी के महल तो ढह गए और उसकी भव्य दीवारें रेत में मिल गईं, लेकिन जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा बताए गए ये सिद्धांत आज भी आधुनिक दुनिया के ऊंचे गगनचुंबी भवनों के बीच उतने ही प्रभावी हैं। आज भी जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए बचा कर रखता है, जो टाल मटोल के बजाय अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय लेता है और जो विशेषज्ञों की सलाह पर अपने धन का निवेश करता है, वही आधुनिक युग का रिचेस्ट मैन बनता है। बंसिर और कॉब्बी की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि गरीबी केवल जेब का खाली होना नहीं है, बल्कि मानसिकता का अभाव है। जिस क्षण आप अपने धन के स्वामी बनने का निर्णय लेते हैं और उसे अपना गुलाम बनाकर काम पर लगाते हैं, उसी क्षण से आपकी अमीरी की दास्तान शुरू हो जाती है। बेबीलोन की धूल में दबी हुई वो प्राचीन बुद्धि आज भी हम सब के भीतर मौजूद है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने और उस पर चलने की। बेबीलोन की गलियों से शुरू हुई ये कहानी सदियों का सफर तय करके आज हमारे कानों तक पहुंची है, हमें ये बताने के लिए कि सफलता का मार्ग कभी गुप्त नहीं था, ये तो हमेशा से हमारे सामने था, बस हमें इसे अपनी आंखों से देखना और अपने कर्मों से सच करना था। बंसिर ने अपनी आखिरी सांस तक उन नियमों का पालन किया और अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये विरासत सौंपी कि स्वर्ण केवल उनके पास टिकता है जो इसका सम्मान करना जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन बेबीलोन के उन सुनहरे नियमों की कहानी जिन्होंने सदियों से लाखों लोगों का जीवन बदला है। जॉर्ज एस क्लेसन की एक कालजयी रचना हमें सिखाती है कि अमीरी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। अगर अरकाद, बंसिर और कॉब्बी की इस यात्रा ने आपके सोचने के नजरिए को थोड़ा भी बदला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक पसंद हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें आप आर्थिक रूप से आजाद और समृद्ध देखना चाहते हैं। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपको खाली पर्स के साथ इलाजों में से कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा, या फिर आप अपनी कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा आज से बचाना शुरू करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही वर्ल्ड क्लास किताबों का सार सुनना चाहते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि भविष्य की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बेबीलोन के इन रहस्यों को हमारे साथ सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।